हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हम प्लेट में हर रोज खाना खाते हैं वो हमारी प्लेट तक आता कैसे है। क्या वो ऐसे ही बना बनाया होता है, नेचर में हमें मिलता है? नहीं, उसको बनाने में मतलब कि उसको उसका जो मेन चीज डलती है उसमें खाने में, उसको पकाने से पहले क्या है वो नेचर से हमें मिलता है और उसको उगाना पड़ता है हमें प्लांट से। तो उसको हम क्या 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 जो टास्क है वो फार्मर परफॉर्म करता है ताकि हमारे पास खाना आ सके, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या देख जानेंगे, बेसिक चीजें कि सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए जीने के लिए, फूड चाहिए। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पर एनिमल्स उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि जैसे कि काऊ है, वो घास खाती है, ठीक है। और कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो घास खाते हैं। और फिर कार्निवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस एनिमल्स किनको खाते हैं? किसी चाहे तो हो सकता है कि हार्बीवोरस को खाएं या फिर कार्निवोरस को। मान लेते हैं कि हम कार्निवोरस हार्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या है, ये फूड चेन कहलाती है, तो वो उन पे इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन भी किस पे है कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड्स के लिए, जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पहले क्या होता था कि बहुत पहले ह्यूमन हंटर गैदरर्स थे, पर अब पर बाद में उन्होंने क्या, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एनिमल्स के पालन पोषण को और क्रॉप्स को ग्रो करना, उनको उगाना, इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब हम जानते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या होती है? किसी भी लार्ज स्केल पे जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट उगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वीट, राइस और मेज, ठीक है। क्रॉप कहाँ पे? खेतों में उगाई जाती है फार्मर्स के द्वारा फूड्स के लिए और अदर पर्पसेस के लिए। फिर क्रॉप्स के टाइप्स, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ये दो टाइप्स होते हैं। किसके बेस पे होते हैं कि ये कब उगाई जाती है? सबसे पहले खरीफ क्रॉप, इसका एक एग्जांपल है राइस। राइस से देखो, आपने कभी राइस देखे हो खेतों में लगे हुए, पैडी क्रॉप यानी जीरी देखी है आपने खेतों में लगी हुई, तो इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। पानी की ज्यादा जरूरत है तो उसको कब उगाएंगे हम? रेनी सीजन में। रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। मॉनसून की बिगिनिंग में ही उगाई जाती है, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। एग्जाम्पल्स के लिए एक तो राइस हमने देख लिया, और मेज और कॉटन। फिर ग्राउंडनट्स, रागी, सोयाबीन्स, ओके। फिर है रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स क्या है? विंटर सीजन यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में ये उगाई जाती है। फिर है क्या है, इनको पानी कम चाहिए होता है। वीट में देखो, बोलते हैं ना लोग कि बारिश हो जाती है ज्यादा तो गेहूं खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं गेहूं? क्योंकि उनको पानी नहीं चाहिए इतना, मतलब कि कम पानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आता है? वीट, ग्राम, मस्टर्ड। तो क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस, क्या क्या टास्क हैं जो फार्मर को परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है। जो वेरियस टास्क फार्मर परफॉर्म करता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम, कोई भी फार्मर जब क्रॉप उगाता है तो 7 तरह की क्या है, 7 प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज।
तो अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी कि सोइल को तैयार करना। ये क्या होता है कि क्रॉप के कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो सोइल क्या होती है, प्रिपेयर की जाती है फूड प्रोडक्शन के लिए 3 स्टेप से, प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लोइंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सोइल। एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखो सोइल है, हमने उस पर क्रॉप उगाई, तो हम क्या करते हैं, उसको लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, उसको टर्न कर देते हैं। क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जैसे प्लो होता है एक, उससे हम सोइल को लूज कर देते हैं और टर्न कर देते हैं, ठीक है। प्लोज किससे बने होते हैं, वुड और आयरन से बने होते हैं, जिनकी एक आयरन टिप होती है ताकि जो सोइल है उसमें इजी पेनिट्रेशन हो सके। प्लोज किससे खींचे जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेयर ऑफ बुलॉक से या फिर ट्रैक्टर से क्या होता है कि प्लोज को खींचा जाता है, ठीक है। ये बेनिफिशियल क्यों है, ये सोइल को सॉफ्ट और पोरस बनाता है और एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अच्छा करता है। मतलब कि अगर हम किसी भी सोइल को क्या करेंगे, ऊपर ऐसे उसको टर्न करेंगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगी, पोर्स बन जाएंगे। रूट्स को ज़्यादा अंदर जाने के लिए, डीपर जाने के लिए और स्ट्रोंगर जाने में हेल्प करता है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को अपर लेयर तक लेके आता है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करता है। फिर है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है कि एक लेवल का करना किसी भी क्रॉप को। प्लोड सोइल जो होती है उसको एक वुडन लेवलर से या फिर आयरन लेवलर से प्रेस किया जाता है, ताकि जो ऊपर की सोइल है अगर उसको हम ढीला ही छोड़ देंगे तो विंड और वो वाटर से क्या हो जाएगी, ब्लो हो जाएगी, उसके साथ बह जाएगी, ठीक है। ये बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को इंश्योर करता है कि हर जगह पे पानी अच्छे से जाए, क्योंकि नहीं तो कोई ऊंचा नीचा होगा तो ऊंचे एरिया पे तो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। वाटर लॉगिंग को रोकता है, मतलब कि वाटर लॉगिंग मतलब कि पानी रुके ना वहाँ पे। सोइल इरोजन को रोकता है कि सोइल ना उड़े। हेल्प्स इन प्रॉपर सीड सोइंग, प्रॉपरली सीड को सो करने में यानी उनको डालने में हेल्प करता है। क्रॉप ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और इरिगेशन वाटर को बचाता है। मैन्योरिंग मतलब कि सोइल के अंदर मैन्योर यानी खाद को डालना, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बार कि मैन्योर सोइल के अंदर प्लोइंग से पहले डाला जाता है। अगर उसका फ़ायदा क्या होता है कि मैन्योर डालने का, कि उसको प्रॉपर मिक्स हो जाता है। प्लोइंग से पहले क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर हम मैन्योर डाल देंगे ना तो प्लोइंग होगी, उसकी उथल पुथल होगी सोइल की, तो वो क्या होगा, मैन्योर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर मैन्योर क्या है, पहले तो फील्ड्स में भेजा जाता है, खेत में भेजा जाता है, और फिर बाद में मार देते हैं उसको खेतों में। जब फील्ड प्लो हो जाता है तो मैन्योर मिक्स हो जाता है सोइल में प्रॉपरली। मैन्योर में क्या होते हैं कि खाद में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। मैन्योरिंग बेसिकली किस रीजन से की जाती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, किससे पहले, ताकि सोइल सीड्स के उसमें बोने से पहले सीड्स को बोने से पहले हम क्या करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि क्रॉप अच्छे से होगी हमारी। एक बार जब सोइल प्लो कर दी जाती है, लेवल कर दी जाती है और मैन्योर कर दी जाती है, तो वो हमारी सोइल क्या होती है, सोइंग के लिए रेडी हो जाती है। सोइंग से पहले भी हम उसको क्या करते हैं, सोइल को वाटर कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए। फिर है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसमें कुछ मैन्योरिंग वगैरह में क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स भी यूज होते हैं कुछ। तो एक हमने प्लो पढ़ा था। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, वो टूल्स और मशीन्स होते हैं जो फार्मर्स यूज करता है अलग अलग
फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैरी करने में, उनको परफॉर्म करने में, ठीक है। जैसे कि प्लो, हो और कल्टीवेटर, ये 3 के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले है प्लो। प्लो क्या होता है? प्लोइंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं? देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लो की पिक्चर। यहाँ पे पीछे वुडन बीम लगी है, यहाँ पे वुडन बीम लगी है, और यहाँ पे प्लो शाफ्ट और हैंडल और प्लो शेयर। इसको यूज कैसे करते हैं? ये क्या होता है कि ये जो वुडन बीम है ना, ये बुलोक्स के उस पे गर्दन पे लगा देते हैं। पेयर ऑफ बुलोक्स होते हैं ना, उनकी गर्दन पे लगा देते हैं। और ये जो पीछे का प्लो शेयर है ना, वो सोयल को टर्न करता है, ठीक है। ये क्या करता है? सोयल को लूजन करता है और मेन्योर और फर्टिलाइजर को मिक्स करता है और खेतों को सीड्स के सोइंग के लिए प्रिपेयर करता है। फिर है हो। हो भी एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जिसके जो किसी किसी के लिए यूज होता है वीड्स को, यानी खरपतवार, शायद खरपतवार कहते हैं वीड्स को, जो एक्स्ट्रा वो उग जाते हैं ना प्लांट्स, उनको रिमूव करने के लिए और सोइल को लूजन करने के लिए यूज होता है ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। इसका एक लॉन्ग हैंडल होता है फ्लैट ब्लेड के साथ। जो ब्लेड क्या होता है, वो यूजर के टुवार्ड्स पुल होता है, मतलब कि वो ब्लेड पीछे होता है वैसे, ठीक है, तो वो उससे पुल होता है वो, ठीक है। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना, उसको ये लूजन करता है और अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और सॉइल को बेटर प्लांट ग्रोथ के लिए अरेटेड बनाता है, ठीक है। फिर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो प्लोइंग के लिए यूज होता है। ये क्या होता है कि ये ट्रैक्टर से अटैच होता है, ठीक है, और इसके बहुत सारे शार्प ब्लेड्स होते हैं जिनको हम टाइन्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये ट्रैक्टर क्या करता है कि इसको कल्टीवेटर को पूरे फील्ड में खींचता है और ये जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सोयल को लूजन करता है और टाइम और लेबर को बचाता है प्लो के कंपैरिजन में। फिर है सोइंग। हमने एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि सोइंग क्या है। मतलब कि सोइंग यानी बीजों को बोना, प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी फैलाना, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीजों को फैलाते हैं या फिर पुट करते हैं, उनको रखते हैं ग्राउंड सोयल में, किसके लिए? क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, उनको उगाने के लिए। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सोइंग। गुड क्वालिटी सीड्स को हम यूज करते हैं। वो क्या होते हैं? क्लीन और हेल्दी सीड्स जो इन्फेक्शंस और डिजीजेस से फ्री होते हैं। अब हम जानते हैं कि उन गुड क्वालिटी सीड्स को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। उनको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। हमें क्या करना है? एक बाउल लेना है और उसमें पानी भर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? हमें कुछ सीड लेने हैं, जैसे कि वीट के या ग्राम के ले सकते हैं। उनको पानी में डाल देना है। कुछ मिनट्स के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड्स तो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि ऊपर तैरेंगे और कुछ सीड्स नीचे सिंक हो जाएंगे। जो सिंक करेंगे ना, वो उनके अंदर मतलब कि वो खोखले नहीं है। जो ऊपर तैरेंगे वो हल्के हैं, यानी खोखले हैं, उनके अंदर कुछ अच्छे से फिल्ड नहीं है वो। तो जो सिंक करेंगे सीड्स, वो क्या कहलाएंगे? वो हेल्दी होंगे, ठीक है। ये क्या मेथड क्या करता है? एक्टिविटी क्या बताती है ये कि हमें सिलेक्शन कैसे करें सीड्स को। गुड क्वालिटी सीड्स कौन से हैं? जो सिंक कर जाए। क्यों? क्योंकि वो भारी है, ठीक है। फिर है सीड्स, मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। तो एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि जो तो सोइंग बाय हैंड, या फिर एक ये यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये फर्स्ट इमेज में जो दिखाया गया आपको,
सोइंग बाय हैंड क्या कहलाती है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। इस मेथड में क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो हाथ से डाले जाते हैं ज़मीन में या फैलाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग्स पे नहीं डाले जाते, यानी कि एक सीड्स यहाँ पे है तो दूसरा सीड भी क्या पता यहीं पे चले जाए, क्या पता कुछ दूर हो जाए ज़्यादा। तो दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भी कुछ रीजंस है क्यों ये अच्छा नहीं है, ये हार्मफुल है, या मतलब इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों, अगर पास पास हो जाएंगे तो उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो वो स्पेस अच्छे से यूज नहीं होगा, जहाँ पे एक और सीड आ सकता था वो स्पेस खाली रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर डेप्थ में नहीं डाले जाते, वो अच्छे से गहराई में जाए ताकि वो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करें नीचे से, ठीक है। और कभी कभी जो सीड्स है ना ये ऊपर सोयल की टॉप लेयर पे रहते हैं, तो क्या होता है कि बर्ड्स आ जाते हैं उनको पिक करके खा लेते हैं, ठीक है। फिर है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, एक टूल होता है जो यूज होता है सीड्स को सो करने में, प्रॉपर डेप्थ पे और इक्वल डिस्टेंस पे। ये एक ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से अटैच होता है या एनिमल से खिंचवाया जाता है। सीड्स एक बॉक्स में फिल करे जाते हैं और जैसे जैसे ये हिलता है वैसे ही सीड्स क्या होते हैं, गिरते जाते हैं, सोयल में प्लेस हो जाते हैं और कवर भी होते हैं, ठीक है। फिर है प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। प्रिकॉशंस क्या क्या देखनी चाहिए हमें, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सीड्स को सो करते वक्त, कि सीड्स जो है वो राइट डेप्थ पे जाने चाहिए सोयल में जर्मिनेशन के, जो क्या होता है जिससे क्या होती है जर्मिनेशन अच्छी होती है। सीड्स सोन एट प्रॉपर डेप्थ गेट इनफ एयर वाटर एंड वार्मथ विच हेल्प्स इन प्रॉपर जर्मिनेशन। जो सीड्स को हम क्या करते हैं प्रॉपर डेप्थ पे डालते हैं उनको इनफ एयर वाटर और वार्मथ यानी गर्माहट मिलती है, जो प्रॉपर जर्मिनेशन में हेल्प करती है सीड्स के। फिर उनको राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग पर डालना चाहिए, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। प्रॉपर डिस्टेंस क्या हेल्प करता है, ओवर क्राउडिंग को रोकने में हेल्प करता है। ओवर क्राउडिंग यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डल जाए। तो प्लांट्स को क्या होती है कि इनफ न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और स्पेस मिलता है अच्छे से ग्रो होने के लिए। फिर सीड्स को ड्राई सॉइल में डालना चाहिए, क्योंकि सीड्स को क्या है कि मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, तो ड्राई सॉइल सब प्रॉपर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर है सीड्स को हमें हाईली वेट सॉइल में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे सीड्स रोट हो सकते हैं ज़्यादा पानी से, और वहाँ पे एयर को रीच होने से भी रोक सकते हैं, जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करेगा। फिर है एडवांटेजेस ऑफ सोइंग विद अ सीड ड्रिल। अगर हम सीड ड्रिल से डालेंगे, सीड ड्रिल से बीजों को बोएंगे तो उसकी क्या एडवांटेजेस है। देखो, एक तो हम जब सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे सोइंग के लिए तो सीड्स करेक्ट डेप्थ और करेक्ट इंटरवल्स पे जाएंगे, रेगुलर रोज में जाएंगे, मतलब कि जो डोल कहते हैं उनको, ठीक है, ऐसे बनी होती हैं खेतों में, आपने देखा होगा। जो राइस है, पैडी क्रॉप है, वो बिल्कुल इंटरवल्स पे लगी होती है। वैसे तो हर क्रॉप लगी होती है, पर राइस क्रॉप अच्छे से दिखती है, बिल्कुल वो दिखती है ना, तो वो बिल्कुल लाइन में लगी होती है, प्रॉपर रेगुलर रोज में लगी होती है, ठीक है। फिर है सीड्स फरोज में जब डालती है सीड ड्रिल, तो वो कवर भी होते हैं सोइल, पीछे से वो कवर भी करती रहती है और डालती है फिर कवर कर देती है। तो सीड्स को क्या है कि बर्ड्स पिक नहीं कर सकते, तो इसलिए डैमेज जो बर्ड कोज करते हैं उसका प्रिवेंशन होता है, ठीक है। कि एक ट्रैक्टर को यूज करते हैं जब हम सोइंग के लिए, तो वो क्या है कि हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर भी मजदूरी भी बचाता है, ठीक है। फिर ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली आपने नर्सरी में देखा होगा छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, वहाँ पे सीडलिंग्स, एक तो सीड होता है,
एक सीडलिंग्स, पौध जिनको हम कहते हैं, उन नर्सरी से जब हम मान लो कि आप नर्सरी में गए, वहां पे से आपने सीडलिंग्स ली और आपने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया आपकी मेन फील्ड में, क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटिंग। यहाँ पे प्लांटेशन की जगह ट्रांसप्लांटेशन आएगा फर्स्ट वर्ड में यहाँ पे, ठीक है। फिर है एडवांटेजेस इसकी, इससे क्या होता है कि प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड क्रॉप ग्रोथ को इंश्योर करता है, ये क्रॉप की यील्ड को बढ़ाता है। यील्ड कैसे बढ़ती है कि मान लो जब आप नर्सरी में जाओगे तो आप खुद पेड़ों को चुनोगे, तो पहले तो वहां पे हम सीड में ये भी रिस्क नहीं होगा कि अगर हम सीड डालेंगे तो क्या पता कोई प्लांट ग्रो करे, क्या पता ना करे। पर वहां पे जो प्लांट हम थोड़े से ग्रोन प्लांट लेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी हेल्दी प्लांट्स को चुनने में, ठीक है। तो इससे वो क्या होगा कि ज़्यादा हमारी यील्ड बढ़ेगी क्रॉप की, और इससे क्या होती है कि फार्मिंग इजी हो जाती है और सिस्टमेटिक हो जाती है। फिर लैंड और रिसोर्सेज का बेटर यूज करने में हेल्प करता है, और यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड करता है। ये जो प्लांटेशन की प्रैक्टिस है वो कौन सी क्रॉप में होती है, यहाँ पे पैडी आएगा, एडी लिखा होगा गलती से, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रैक्टिस है वो किस क्रॉप की कल्टीवेशन में होती है, पैडी क्रॉप की में, और मैनी वेजिटेबल जैसे कि टोमेटोज और चिलीज, ठीक है। फिर है मेन्योर और फर्टिलाइजर को डालना, ये हमारी थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। हमने पहले भी डाला और दोबारा भी डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ रही है, ठीक है। मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं सोइल में, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में बेटर ग्रो करने में हेल्प करने के लिए। मेन्योर क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें प्लांट्स के डीकम्पोजिशन और एनिमल वेस्ट से मिलता है, जैसे कि काउ डंग, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर डालता है, मैटर ऐड करवाता है सोइल में, और उसके सोइल के स्ट्रक्चर को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे, उसको पोरस यानी जिसमें पोरस हो, ठीक है, और उसको फर्टाइल बनाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, फर्टिलाइजर्स। वो मैन्योर तो क्या थे, नेचुरल थे, और ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा हो, फॉस्फोरस ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या है, यूरिया, एमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है कि जल्दी से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और ग्रोथ जो होती है वो फास्ट हो जाती है और हायर यील्ड होती है, ठीक है। इनका मैन्योर का और फर्टिलाइजर का यूज क्या इंश्योर करता है, हेल्दी क्रॉप्स और बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फिर है हार्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। देखो, आप फर्टिलाइजर केमिकल है, उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स वो किसी भी सोइल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उसकी सोइल की हेल्थ को अफेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा और उसके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्म देखते हैं फर्टिलाइजर्स के, जिसमें क्या है, ये फर्टिलाइजर क्या होता है, वो जो सोइल की फर्टिलिटी होती है ना, उसको टाइम टू टाइम क्या करता है, धीरे धीरे उसकी खत्म होने लगती है सोइल की फर्टिलिटी। अगर हम रेगुलर इनका यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो सोइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है। फिर यूजफुल जो सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देता है, ये फर्टिलाइजर केमिकल है, और सोइल को हार्ड बनाता है और लेस पोरस बनाता है। वाटर पोल्यूशन को भी कोज करता है, ये वाटर पोल्यूशन का भी एक कारण है। ये जब ये मान लो आपने वहां पे डाला
फर्टिलाइजर को खेतों में डाला, अगर वो पानी उस और फिर हम उसमें इरिगेशन करेंगे, वो पानी अगर आपके रिवर्स और पोन्ड्स में चला जाए तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, केमिकल मिल जाएगा पानी में और एक्वेटिक लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमें फर्टिलाइजर्स को लिमिट में यूज और बैलेंस अमाउंट में यूज करना चाहिए। फिर है मैन्योर को यूज करने की एडवांटेजेस। सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाता है ये, और ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस डालता है सोयल में, सोयल को पोरस और वेल एरेटेड बनाता है, और वेल एरेटेड मतलब जिसमें से हवा पास हो जाए, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सोयल की, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ टू यूज है। फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिस डिफरेंट बेसिस पे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिस है सोर्स। मैन्योर का सोर्स क्या है, वो नेचुरल सब्सटेंस है, तो वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन होता है। फिर फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस, वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट, मैन्योर देखो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, पर फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि आप जैसा फर्टिलाइजर चाहिए, जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए आपके सॉइल के लिए, आप वो न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और अपनी सॉइल में डाल सकते हैं। पर मैन्योर जो नेचुरल है वो ही रहेगा ना, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होते वो। पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा और कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि एन, पी और के। फिर सोयल पे इफेक्ट क्या करते हैं ये, मैन्योर क्या करता है, सोयल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर सोयल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करता और हार्म भी दे सकता है अगर वो ओवर यूज किया जाए तो। फिर स्पीड ऑफ एक्शन, मैन्योर तो देखो नेचुरल चीज है, तो वो आराम से क्या एक्ट करती है और न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम रिलीज करती है। पर फर्टिलाइजर तो जाते ही धमाल कर देता है, क्या करते हैं, क्विकली एक्ट करता है और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एकदम से प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट, फिर मैन्योर तो इको फ्रेंडली है, और पोल्यूशन भी नहीं कॉज करता। फिर फर्टिलाइजर तो पोल्यूशन कॉज कर सकता है अगर ज़्यादा यूज हो तो। फिर है कॉस्ट, मैन्योर तो सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। फिर फर्टिलाइजर्स में क्या है, वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। फिर है रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, एक और तरीका होता है इनके अलावा। मान लो आपने क्रॉप को उसमें फर्टिलाइजर डाले, पर अब उस सॉइल में क्या है कि वो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। जब क्रॉप्स लगातार उगाई जाती है ना, तो वो सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिएंट खो देती है, जैसे कि नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन को खो देती है। तो उनके न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने के लिए फार्मर्स नेचुरल मेथड्स को यूज करता है, जैसे कि लेगुमिनियस क्रॉप्स और क्रॉप रोटेशन। लेगुमिनियस क्रॉप्स क्या होते हैं, वो क्रॉप्स जिनके अंदर स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में, जो नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं और सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली बढ़ जाती है। फिर है क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक ही खेत में पहले तो कुछ और क्रॉप उगाई, फिर उसके बाद कोई और क्रॉप उगाई। ठीक है, फिर है फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग अ सीरियल क्रॉप लाइक वीट फॉलोड बाय अ लेगुमिनियस क्रॉप, मतलब कि साथ में एक ही फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप उगाना। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस मेंटेन हो जाता है सोयल में, और सोयल की एग्जॉस्शन में प्रिवेंशन में हेल्प करता है।
तो ये मेथड सोयल को रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं, रिप्लेनिश, और क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। फिर है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? मेथड ऑफ सप्लाइंग, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स बाय आर्टिफिशियल मेथड्स सच एज कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स। मतलब कि इरिगेशन क्या है? क्रॉप्स को पानी पहुंचाना, उनको सप्लाई, पानी की सप्लाई करना आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे कि कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए। देखो, वाटर सीड की जर्मिनेशन में एसेंशियल ज़रूरी होता है, और प्लांट्स को इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। ये राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को बैलेंस मेंटेन करता है सोइल में, जो हेल्दी प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। इरिगेशन एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स की सोइल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ठीक है। फिर रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल इनसफिशियंट है, मतलब कि अच्छे से नहीं आती और इरेगुलर है, टाइम टू टाइम नहीं आती, तो इरिगेशन क्रॉप को क्या करती है? ड्राई होने, सूखने से बचाती है और सर्वाइवल को इंश्योर करती है। ये क्रॉप की यील्ड को भी इम्प्रूव करती है और फार्मर्स को अलो करती है क्रॉप को ग्रो करने में पूरे साल भर। ठीक है। तो इरिगेशन एक वाइटल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है एग्रीकल्चर का। तो कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ द क्रॉप, कि मतलब कि क्रॉप है कैसी। वो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग अमाउंट का में पानी चाहिए होता है। जैसे कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए है और वीट को कम पानी चाहिए, ग्राम को, पल्सेस को, इनको लेस वाटर चाहिए। तो इरिगेशन डिपेंड करती है क्रॉप के टाइप पे जो जो हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। फिर है नेचर ऑफ द सोइल, कि सोइल कैसी है वहाँ की, ये भी वाटर रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है। ठीक है। फिर सैंडी सोइल को में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पानी को बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर सकती, तो उसमें ज़्यादा इरिगेशन चाहिए। क्लेई सोइल क्या होती है कि वो पानी को रोक लेती है, तो इसको ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सीज़न, कि कैसा सीज़न, अगर समर है तो पानी ज़्यादा चाहिएगा, हाई टेम्परेचर है तो फास्टर इवेपोरेशन होगी, और अगर विंटर है तो पानी थोड़ा कम चाहिएगा। रेनी सीजन के और रेनी सीजन में तो इरिगेशन बहुत कम ज़रूरी होती है, क्योंकि रेनफॉल ही पूरी रिक्वायरमेंट कर देती है क्रॉप्स के लिए। तो ये फैक्टर भी क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइड करने में कि कितना ज़्यादा पानी चाहिए है क्रॉप्स को, हाउ मच और हाउ ऑफन, कितना ज़्यादा और कितनी बार क्रॉप्स को इरिगेटेड करना चाहिए। फिर है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? वो प्लेस है जहाँ से हम क्रॉप्स को सप्लाई करने के लिए वाटर को ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सोर्सेज क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और कैनाल्स। वेल्स और ट्यूबवेल्स ग्राउंड वाटर प्रोवाइड करते हैं, और जबकि रिवर्स और कैनाल्स सरफेस वाटर प्रोवाइड करते हैं। रेन भी एक इरिगेशन का सोर्स है। वाटर जो वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में अवेलेबल होता है वो निकाला जाता है बाहर डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रीजन्स में, उसको खेतों तक पहुंचाने के लिए ये सोर्सेज फार्मर्स को हेल्प करते हैं क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करने में, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे लेस और इरेगुलर रेनफॉल होती है। तो इसकी ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरिगेशन के? मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, धेकली और राहत लिवर सिस्टम।
फिर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोट। मोट मेथड क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, जिसको हम क्या यूज करते हैं, पानी को ड्रॉ करने में, मतलब निकालने में वेल्स में से, फार्मिंग पर्पसेस के लिए। इस मेथड में क्या होता है कि एक बकेट यूज होती है पानी निकालने के लिए वेल्स में से। देखिए जो ये आपकी ये रस्सी जा रही है यहाँ पे, ये वाली रस्सी जो जा रही है आपकी, वो एक बुलोक से अटैच होती है, जो पानी वो खींचता है, और इससे हम ये वाली यहाँ पे जो रस्सी है, ये वाली यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मटका या बकेट अटैच कर देते हैं। सबसे पहले तो उसको बकेट को नीचे डालते हैं, फिर जो बुलक खींचता है एनिमल जैसे, फिर क्या होता है, वो बाल्टी ऊपर आती है, बकेट ऊपर आती है, और उसमें से हम पानी फील्ड में हमारे डाल देते हैं। ठीक है, ये मेथड सिंपल है और ज़्यादा कोस्ट नहीं है इसमें लगता, और ज़्यादा मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। हाँ, माना कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, पर इसमें फिजिकल एफर्ट भी चाहिएगा। तो ये स्मॉल फील्ड्स, छोटे छोटे खेतों के लिए यूज होता है ज़्यादातर, क्योंकि बड़े खेतों में तो इतना पानी बहुत ज़्यादा चाहिएगा, तो ठीक है, इतना लेबर बहुत फिजिकल एफर्ट चाहिए उसके लिए। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, द मोट मेथड इज स्टिल यूजफुल इन मैनी रूरल एरियाज फॉर इरिगेशन। इसकी लिमिटेशंस को के अलावा के परे हम जाएं तो मोट मेथड जो है वो अभी भी यूजफुल है मैनी रूरल एरियाज में इरिगेशन के लिए। ठीक है, फिर है चेन पंप मेथड। चेन पंप में क्या होता है कि ये देखिए, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चेन पंप है, और यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जगह पे बाल्टियां लगाई गई हैं, डिफरेंट इंटरवल्स पर बाल्टियां लगाई गई हैं। तो क्या करता है वो, जैसे ही वो चलता है, नीचे से पानी लेते हैं और ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, फिर नीचे से दोबारा पानी लेते हैं, ऐसे ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या है, ये मेथड ह्यूमन से या फिर एनिमल से ऑपरेट किया जाता है। फिर है धेकली। धेकली क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, जो कुओं और पौंड में से पानी निकालने के लिए यूज होता है। ये इसमें क्या होती है, एक लॉन्ग वुडन बीम बैलेंस्ड होती है एक वर्टिकल सपोर्ट पर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्टिकल सपोर्ट, एक मिनट, ये रहा वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, और ये क्या है, लॉन्ग वुडन बीम, ये बैलेंस हुई है। ठीक है, एक बार तो क्या करता है फार्मर, बाल्टी को अंदर नीचे जाने देता है, और फिर बाद में पानी भरने के बाद यहाँ पे दूसरे एंड, इस एंड पे किसी भी हैवी वेट को अटैच कर देता है। ठीक है, जब उसको उठाता है हैवी वेट को, तब तो बाल्टी नीचे जाती है, यहाँ से उसको उठाएगा तो बाल्टी नीचे जाएगी यहाँ से, और फिर जब उसको छोड़ देगा, उसको रिलीज कर देगा, तो बाल्टी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर वहां से पानी, बाल्टी में से पानी लेके अपने फील्ड में डाल देगा, वो खेतों में डाल देगा। ये मेथड सिंपल है और इसमें एफर्ट थोड़े कम चाहिए, पर फिर भी ये स्मॉल फार्म्स के लिए ही सुटेबल है। फिर है राहत सिस्टम। राहत यानी लेवर सिस्टम। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, जो कुएं में से पानी निकालने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि एक व्हील होता है, पहिया होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह पहिया है। ठीक है, ये उसमें क्या होती है कि बहुत सारी बकेट्स को हमने अटैच कर दिया, एक पहिए में बहुत सारी बकेट्स को हमने अटैच किया है, और किससे ये ऑपरेट होता है, बुलोक्स से, बुलोक्स एनिमल्स जैसे कि बुलोक्स। और जैसे ही वो एनिमल्स मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करेंगे एनिमल्स,
तो व्हील रोटेट होगा और क्या करेगा, बकेट्स कुएं में से बाहर आती जाएंगी और खेत में पानी डाल देंगी। वो रोटेट करता जा रहा है, ये यहाँ पे से बकेट पानी डाल रही है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चलेगा। ये मोर एफिशिएंट, ये क्या है, ये मेथड कि कॉन्टिन्यूअसली वाटर को लिफ्ट कर सकता है और सिंपल मैनुअल मेथड से एफिशिएंट भी है, पर इसमें एनिमल्स और प्रॉपर सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फिर है इरिगेशन के लिए पंप्स का यूज कर लेते हैं। पंप्स क्या है, मॉडर्न डिवाइस है ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, या फिर सोर्सेज, वेल्स, ट्यूबवेल्स और रिवर्स और पॉन्ड्स में से पानी निकालने के लिए, इरिगेशन के लिए। ये ऑपरेटेड किससे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से या सोलर एनर्जी से। पंप्स किस में हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब हमें निकालना है तो पंप्स हेल्प करते हैं। वो एकदम से बहुत फास्टली पानी निकालते हैं, ठीक है, और उसको खेतों में पाइप्स के द्वारा या फिर चैनल्स के द्वारा क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। देखो चैनल्स, जैसे कि यहाँ पे अभी एक जा रही है, वो रास्ता जा रहा है वहां पे, तो उस चैनल्स के द्वारा अलग अलग खेतों में पानी जाएगा। ये मेथड क्या करता है कि टाइम और लेबर को बचाता है और लैंड के लार्ज एरियाज को इरिगेट करने में सुटेबल है। ये कंटिन्यूअस और कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर को इंश्योर करता है और इनके यूज से इरिगेशन मोर एफिशिएंट और कन्वीनियंट हो गई है फार्मर्स के लिए, ठीक है। फिर है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसमें क्या, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, इरिगेशन का एक मॉडर्न मेथड है जिसमें वाटर स्प्रे होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रे हो रहा है वाटर रेनफॉल की तरह, और इसमें पाइप्स होती हैं कनेक्ट वाटर से, जो वाटर सोर्स से कनेक्टेड होती हैं और रोटेटिंग स्प्रिंकलर से। फिर वाटर पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है और फाइन ड्रॉपलेट्स से, छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर आता है स्प्रिंकलर से। इस मेथड से क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर की फील्ड के हर पार्ट में, पर ये अनइवन, स्पेशली यूजफुल किसके लिए है, अनइवन लैंड और सैंडी सॉइल के लिए, क्योंकि स्प्रिंकलर वाटर क्या करता है, वाटर को बचाता है, सेव्स वाटर और हेल्प इन बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फिर है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ड्रिप सिस्टम क्या है, इरिगेशन का मॉडर्न मेथड है जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप्स बिछी हुई है, यहाँ पे से एक एक ड्रॉप निकलती है, जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट की उतना ही पानी जाता है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल वो रूट्स तक पानी जाता है डायरेक्टली, तो इससे क्या है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती और उसको बचाते हैं, और इससे इवेपोरेशन भी नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली रूट्स तक जा रहा है, ठीक है। ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और एरियाज जहाँ पे कम पानी है वहां पे यूज होता है। इससे क्या होता है कि बेटर प्लांट ग्रोथ होती है और वाटर का एफिशिएंट यूज होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।